बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल मैथम एजुकेशन में। मित्रों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड के पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को। आपको जैसे मालूम है, बिहार बोर्ड में 100 नंबर का गणित होता है और 100 नंबर के गणित में भी 50 नंबर ऑब्जेक्टिव के पूछे जाते हैं। आज उसी कड़ी में हम लोग पहली कड़ी शुरू करने जा रहे हैं और आज हम शुरू करेंगे 2011 के प्रश्नों को। जैसा कि आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है और आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में दिया हुआ है √3, बी में दिया हुआ है 2 √2 अब बट्टा में √2, सी में दिए हुआ है 4 + √5 और डी में दिए हुआ है √6। डी में दिए हुआ है √6। हमें पूछ रहा है से परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या के बारे में आपको बताया गया होगा और आप जानते भी होंगे से वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, यानी वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां जो नीचे वाला Q है वह कभी भी 0 के बराबर नहीं हो, या अगर कोई संख्या रूट के अंदर होती है, अगर वह उसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो वह भी संख्या आपका परिमेय संख्या नहीं होती है, जिसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, यानी जो रूट में ना हो या जिसका पूर्ण मान हो वह आपका परिमेय संख्या होगा। जैसे हम ऑप्शन ए को देखते हैं, यह आपका √3 है, तो हम जानते हैं √3 का कोई भी वर्गमूल नहीं निकलता है, या कहे तो इसका वर्गमूल एग्जैक्ट पूर्णांक में नहीं निकलता है, तो हम कह सकते हैं ऐसे जो हमारा ऑप्शन ए है यह परिमेय नहीं है। यह कौन संख्या है? अपरिमेय है। उसी प्रकार से अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो √2 से √2 खत्म हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, यानी यही आपका ऑप्शन सही है जो आपका कौन संख्या है? परिमेय संख्या। अब हम देखते हैं सी नंबर ऑप्शन को। देखिए आपका यह √5 है और देखिए √5 आपका जानते हैं से इसका रूट नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका मतलब हुआ से √5 आपका वर्गमूल जब नहीं निकलेगा तो यह अपरिमेय संख्या है। और आपको बताया गया होगा या आप थोड़ा जानते होंगे से किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं या भाग करते हैं तो परिणाम भी हमारा अपरिमेय ही होता है, यानी यह भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उसी प्रकार से ऑप्शन डी √6 है, तो हम जानते हैं √6 का भी कुछ मान नहीं निकलेगा, यानी इसका पूरा मान नहीं होगा, जिस कारण से यह भी आपका अपरिमेय संख्या है। यानी पहले प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर है 2 √2/√2। यह हमारा आंसर क्यों है? क्योंकि √2 से √2 जब हम कटा देंगे तो यह हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है से किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौस और ab का लस निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो आप जानते होंगे और आपके पहले चैप्टर पहले पाठ में ही दिया गया है, वास्तविक संख्या पाठ में से यदि दो संख्याएं a और b दिया हो तो इस a और b का अगर हम HCF निकाल ले और LCM निकाल ले और इन दोनों को गुना करें तो यह गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी HCF गुने LCM बराबर a गुने b या HCF गुने LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, अर्थात पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यानी हमारा जो ऑप्शन है सी है वह a गुने b कह रहा है, जो हमारा सही है। दोस्तों अब हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है से घात 1 वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं। घात 1 वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, यानी जो घात 1 है, घात यदि 1 है किसी का तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यदि घात 1 होगा तो उसको हम लोग कहेंगे एक घाती बहुपद। कौन सा बहुपद कहेंगे बउआ सब? एक घाती बहुपद। अगर घात 2 होगा तो उसको हम लोग कहेंगे द्विघाती बहुपद। अगर 2 घात होगा तो हम क्या कहेंगे? द्विघाती
बहुपद। अगर 3 घात होगा तो इसको हम लोग कहेंगे त्रिघाती बहुपद। कौन सा बहुपद कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। अब ध्यान से देखिएगा, जो हमारा एक घाती बहुपद होता है उसका कभी कभी रूप पूछ लेता है से इसका व्यापक रूप क्या होगा। तो जो एक घाती बहुपद होता है उसका व्यापक रूप होता है ax + b, जहाँ इसमें आप ध्यान रखिएगा से a बराबर 0 नहीं होता है। उसी प्रकार से जो द्विघात बहुपद है उसका रूप होता है ax² + bx + c, यहाँ भी a बराबर 0 नहीं होता है। उसी प्रकार से त्रिघात जो बहुपद होता है जिसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं, उसका जो व्यापक रूप होता है वह होता है ax³ + bx² + cx + d। यही आपका यह है, यानी हम एक घात वाले बहुपद को एक घाती बहुपद कहेंगे, 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहेंगे, और 3 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका आ गया से त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप अभी पढ़े हैं ax³ + bx² + cx + d होता है, जिसमें घातों की संख्या 3 है। एक चीज़ और हम यहाँ पे बताना भूल गए हैं, या आप जानिए, थोड़ा सा समझिए इसको से। अगर घात एक बहुपद होगा तो इसमें जान लीजिए से इसके जो मूल होंगे, मूल कभी कभी कहता है कभी कभी शून्यक कहता है, तो इसके जो मूल होंगे या शून्यक होंगे, ध्यान से देखिएगा, इसके जो मूल होंगे या शून्यक। तो देखिए एक घाती बहुपद का एक ही मूल होगा जिसको आप अल्फा कह सकते हैं। द्विघाती बहुपद का मूल या शून्यक 2 होगा जिसको आप अल्फा और बीटा कहिएगा। त्रिघाती बहुपद का जो मूल होगा वह 3 होगा, यानी अल्फा + बीटा + गामा, यानी अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा होता है। यानी आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसका जो आंसर होना चाहिए वह सी होना चाहिए, यानी 4 का जो आंसर होगा वह हमारे प्रश्न का वह सी होगा। हम लोग 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर में कह रहा है से यदि sin a बराबर 3/4 हो। 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा इसको रोक करके उस प्रश्न को पढ़िए और अपने से भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। हमें कह रहा है से sin a बराबर 3/4, हमसे कह रहा है से यदि sin a बराबर हो 3/4, तो आप जानते हैं sin a बराबर होता है, यानी sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, या इसी को आप p/h कहते हैं। यानी यहाँ लंब का मान 3 दिया है और कर्ण का मान 4 दिया है, यानी p दिया है, h दिया है, तो आप यहाँ से b निकालिए। तो b बराबर याद किए हुएगा √h² - p², यानी आपका h 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 4 चौके 16 माइनस 3 3 9, यानी हो जाएगा √16 में से 9 जाएगा, कितना होगा 7 होगा। यानी हमारे पास b का मान जो आया है वह √7 आया है। यानी sin a बराबर हमें दिया है 3/4, sin a बराबर दिया है 3/4, और हमसे पूछ रहा है आपके प्रश्न में तो cos a बराबर क्या होगा। हमसे पूछ रहा है से cos a बराबर क्या होगा। तो cos a बराबर या cos बराबर होता है b/h, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आप बताइए बउआ साहब b कितना आया है, तो हमारे पास √7 आया है, और h यहाँ से कितना है 4 है, यानी √7/4, यानी जो हमारा आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। और यह किस प्रश्न का आंसर होगा, यह 5 नंबर प्रश्न का आंसर होगा। हमसे कह रहा है छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठे प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको कहेंगे से थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी इस प्रकार के वीडियो को बनाते रहें। आपका छठा प्रश्न कह रहा है से tan a बराबर
tan A बराबर क्या होता है, और यह 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। 90 माइनस थीटा के बारे में अगर कुछ पूछा जाता है तो देखिएगा, साइन जो है वह कॉस में बदल जाता है और कॉस साइन में बदल जाता है। साइन कॉस में बदलता है और कॉस साइन में बदल जाता है। इसी प्रकार से आपका tan जो है वह कॉट में बदल जाता है और कॉट tan में बदल जाता है। tan कॉट में बदल जाता है और कॉट tan में बदल जाता है। सेक आपका कॉसेक में बदल जाता है और कॉसेक सेक में बदल जाता है। तो tan A बराबर हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब tan को किस में बदलना है, कॉट में, और इसके साथ क्या लिखना है, 90 माइनस थीटा, यानी कॉट A बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार से साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा हो जाएगा। इसको आप बार बार सुनिए, पढ़िए और इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि यह आपको समझ में आ जाए। तो इसका मतलब हो गया जो 6 का हमारा आंसर होगा, प्रश्न संख्या 6 का जो आंसर होगा वह हमारा ए ऑप्शन होगा, यानी 6 का ए हो जाएगा, यानी tan A बराबर कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है 7 नंबर प्रश्न में, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। यह आपके निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है। तो आप जानते हैं से अगर किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसका क्या कहलाता है, y निर्देशांक कहलाता है, और y निर्देशांक को हम लोग कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। उसी प्रकार से y अक्ष से दूरी आपका x निर्देशांक कहलाएगा, और आप x निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। x निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। यानी किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की आपकी y निर्देशांक कहलाएगी या कोटि कहलाएगी। यानी हमारे पास 7 नंबर प्रश्न का जो आंसर है वह हमारा बी आंसर है। क्या आंसर है, बी आंसर है 7 का आंसर। अब हमसे कहा जा रहा है अगले प्रश्न 8 नंबर में, 8 नंबर में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। थोड़ा सा हम लोग वृत्त के बारे में जान लेते हैं। से गोलाकार समतल क्षेत्र को हम लोग कहते हैं, गोलाकार समतल आकृति को हम लोग वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। जो ये हमारा गोलाकार आकृति है इसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। इसके ठीक बीच में एक बिंदु होता है जिसको हम लोग केंद्र कहते हैं, और केंद्र को हम लोग O से सूचित करते हैं। ये जो गोलाकार सतह का जो किनारा है इसको हम लोग कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, परिधि। और केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या, और इस त्रिज्या को हम लोग R से सूचित करते हैं। इस त्रिज्या को हम लोग R से सूचित करते हैं। और देखिएगा जो आपकी त्रिज्या है वह R से सूचित होती है, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और इसका जो क्षेत्रफल होता है वह होता है πr²। यानी हमारे 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी 8 का हो जाएगा सी, यानी हम ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में होगा क्या, πr²। चलिए आगे कह रहा है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो देखिए यहाँ आपके सांख्यिकी प्रश्न का, सांख्यिकी चैप्टर का प्रश्न है। संचयी बारंबारता जो वक्र होती है उसे हम लोग त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। कुछ इस तरीके से आप लोग बनाते होइएगा, और फ्री हैंड जो है ना इसको बनाते होइएगा, जैसे हाथ इसको मिलाए होइएगा, इसको मिलाए होइएगा, इसको मिलाए होइएगा, फिर इसको मिलाए होइएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी 9 का आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 9 का कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिएगा। कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ना, इससे हम लोग मौसा निकालते हैं।
क्या निकालते हैं, मौसा, जिसको हम लोग HCF कहते हैं। और यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वो होता क्या है, तो होता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ ध्यान से देखिएगा 0 से बड़ा या बराबर R होता है और R से बड़ा B होता है। यानी हम इससे केवल और केवल क्या निकालते हैं, मौसा निकालते हैं, और जो हमारा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। उम्मीद करते हैं से यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। देखिए कुछ प्रश्न जो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो या हम किसी प्रश्न को थोड़ा सा तेज बता दिए हो तो आप क्या कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि बार बार किसी चीज़ को देखने पर आपको खुद समझ में आ जाएगा और आपके लिए यह आसान हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।